20,000 करोड़ रुपए की अंबानी के घर से ज्यादा महंगी जगह हमारी लुट गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्यों खामोश रहे? महाराष्ट्र वालों, तुमको बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम जब उनके कैंडिडेट्स तुम्हारे पास आएंगे उनसे 2 सवाल करना। पहला सवाल कि साहब, आप हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर आकर अपना कैंडिडेट डालते हैं तो हमको जवाब दीजिए कि आप गोशा महल क्यों नहीं लड़ते। दूसरी बात, साहब आप पूरे हिंदुस्तान में फिर कर आप वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते हैं। बताओ साहब, हैदराबाद के अंदर कितने हजारों करोड़ों की वक्फ की जायदाद लुट गई, आप कभी एहतजाज क्यों नहीं करे? कभी आपकी ज़बान से वक्फ की जायदादों के मुतालिक कभी आप क्यों नहीं बोलते? खुदा की कसम, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अकेले चाहते, सिर्फ वो अकेले चाहते, अपनी गाड़ी निकालते, जाके मस्जिद आलमगिरी पे अगर शेरवानी बिछा के अगर वहां बैठ जाते और हैदराबाद वालों को अपील करते तो लाखों हैदराबाद के लोग घोटाला बेगमपेट पहुंचते और वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ठहरे होते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको अंबानी का घर याद है, आपको मस्जिद आलमगिरी याद नहीं है। आजकल अंबानी के घर की वक्फ की जायदाद के मुतालिक बात की जा रही है। यकीनन अंबानी का घर वक्फ की जायदाद है, इससे कोई दोहराए नहीं है। मैं आप वीडियो सुनने वाले हजरात से जानना चाहता हूँ, उस घर की, उस जगह की कीमत क्या हो सकती है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़? कहीं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जो उस घर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कई जगह ये लिखाया गया कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस विद द कॉस्ट ऑफ 15,000 करोड़ रुपीस, बल्कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उस घर की जो है कुछ मालूमात वहाँ पर है, यानी 15,000 करोड़ की मिल्कियत बताई जा रही है। मोहतरम हज़रात, आप जान के हैरत करेंगे, हमारे तेलंगाना में बहुत सी जायदादें हैं। एक ही प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, घोटाला बेगमपेट मस्जिद आलमगिरी के तहत हमारी जो वक्फ की जायदाद लूटी, उसकी मिल्कियत 20,000 करोड़, अंबानी के घर से ज़्यादा उसकी कीमत की मस्जिद की वक्फ की ज़मीन हमारे तेलंगाना हैदराबाद शहर में लूटी। और लूटने के पीछे 1994 में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली मर्तबा चार मीनार के एमएलए बने, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। जब दूसरी मर्तबा 99 में वो एमएलए बने, वो तभी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। फिर तीसरी मर्तबा 2004 में जब वो हैदराबाद के एमपी बने, तब भी वो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे और पार्टी के 2 एमएलएस भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। असद साहब भी थे और 2 एमएलएस भी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। फिर 2009 में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा एमपी मुंतखब हुए, फिर वो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। फिर 2 एमएलए 2009 में भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी एमपी बने, फिर एमएलएस और एमपी दोनों वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। 2019 में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा मुंतखब हुए, वो भी एमएलए एमपी बने, वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। फिर एमआईएम के 2 एमएलएस भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। उसके बाद ऐसी बहरहाल 2023 तक चला। ना ही एमपी कोठे में असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर, एमएलए कोठे में एमआईएम के एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर, मुतवल्ली कोठे में जिसको एमआईएम ने चुना वो वक्फ बोर्ड के मेंबर, दरगाह के सज्जादे नशीन कोठे में जिसको एमआईएम ने चुना वो वक्फ बोर्ड के मेंबर, एक राजेंद्र नगर के कैंडिडेट वो वक्फ बोर्ड के मेंबर। आप देखिए, वक्फ बोर्ड पर 90% आज से 40 साल से वक्फ बोर्ड के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा है। उसके बावजूद भी हमारी हजारों लाखों करोड़ों की जायदाद हमारी लूट चुकी। चलिए, इससे पहले मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, मैं इस मरतबा सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के जब अंदर इलेक्शन आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब अंबानी के घर की बात करते हैं, तो बताइए महाराष्ट्र के जलसों में जब आप ठहरेंगे, महाराष्ट्र वालों, तुमको मस्जिद आलमगिरी घोटाला बेगमपेट का वास्ता है। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके उम्मीदवार तुम्हारे पास आएंगे तो तुम एक बार उनसे सवाल करना, एक बार उनसे पूछना इस बात को कि मस्जिद आलमगिरी घोटाला बेगमपेट की 20,000 करोड़ रुपए की अंबानी के घर से ज्यादा महंगी जगह हमारी लुट गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्यों खामोश रहे? खुदा की कसम, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अकेले चाहते, सिर्फ
वो अकेले चाहते अपनी गाड़ी निकालते, जाके मस्जिद आलमगीरी पे अगर शेरवानी बिछा के अगर वहां बैठ जाते और हैदराबाद वालों को अपील करते, तो लाखों हैदराबाद के लोग घोटाला बेगमपेट पहुंचते और वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ठहरे होते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको अंबानी का घर याद है, आपको मस्जिद आलमगीरी याद नहीं है, आपको अंबानी का घर याद है। क्यों? महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इसलिए आप वहां की प्रॉपर्टी की बात करते। मैं आप वीडियो सुनने वाले हजरात से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को तेलंगाना के किसी वक्फ की जायदाद के बारे में बात करते हुए आपने सुना? नहीं। क्यों नहीं? क्या हमारे पास वक्फ की जायदाद नहीं लूटी? क्या हमारे पास चोटुप्पल पे 468 एकड़ हमारी नहीं लूटी? क्या हमारी पहाड़ी शरीफ की दरगाह की 1200 एकड़ जमीन हमारी क्या नहीं लूटी? क्या हमारी घोटाला बेगमपेट में 20,000 करोड़ की जायदाद हमारी नहीं लूटी? बताइए, क्या हमारा महबूब फंक्शन हॉल, आरएस फंक्शन हॉल, विंटेज फंक्शन हॉल, क्या हमारा वक्फ की जायदाद पे बना हुआ नहीं है? बताइए, क्या टोली मस्जिद हमारी नहीं लूटी? आप बताइए, क्या हमारा तालागड्डा की वक्फ की जायदाद क्या हमारी नहीं लूटी? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब सेलेक्टिवली महाराष्ट्र की वक्फ की जायदादों की बात करेंगे, बिहार की वक्फ की जायदादों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की वक्फ की जायदादों की बात करेंगे। अरे जहां पर आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, जहां पर आप पैदा हुए सियासी तौर पर, जहां की आपकी पैदाइश है हैदराबाद के अंदर, आप वहां की वक्फ की जायदादें लूटी। आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वक्फ बोर्ड के तहत आप वक्फ की जायदादों को लूटने पर आपकी खामोशी इस बात की गवाही है कि वो वक्फ की जायदादों में आपका हिस्सा है। यकीनन ये बात को कहना चाहता हूं। अब आप देखिए, महाराष्ट्र के 4-5 कैंडिडेट्स का ऐलान किया असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को मालेगांव सेंट्रल से ऐलान किया गया, शाह फारूक अनवर साहब को, फारूक साहब को दुलिया से किया गया, इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद से किया गया, फारूक साब्दी को शोलापुर से किया गया, रईस लश्करिया को मुंबई वर्सोवा से किया गया। आप बताइए, जब ये हैदराबाद से 700 800 किलोमीटर दूर जाके इलेक्शन लड़ते हैं, जब वहां पर आके चुनाव लड़ेंगे, वहां के मुसलमानों, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूछो इस बात की कि वहां ठहर के वो कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए आया, तो आप उनसे सवाल करिए कि साहब, आप गोशा महल, जिसके तहत दारुसलाम आता है, गोशा महल विधानसभा के अंदर, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 80,000 मुसलमान हैं, वहां पर एमआईएम के 2 कॉर्पोरेटर्स हैं, हजारों की तादाद में एमआईएम के वर्कर्स हैं। दारुसलाम खुद गोशा महल में आता है और गोशा महल से वो एमएलए जीत के आता है जो आए दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, लेकिन महाराष्ट्र आके वहां पर 50 सीटों पर लड़ने की बात करेंगे। आप यूपी जाके वहां पर आप 50 सीटें लड़ने की बात करेंगे, 100 सीटें लड़ने की बात करेंगे, बिहार जाके 50 सीटें लड़ने की बात करेंगे। अरे ये कौन सी पॉलिसी है भाई? दारुसलाम हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, जहां के आप एमपी है, वहां का है गोशा महल, वहां का एमएलए है मलून। आप उसको हराने की आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप बिहार जाके, उत्तर प्रदेश जाके, अब देखो महाराष्ट्र के इलेक्शन आए, जज्बाती तकरीरें तैयार रहो महाराष्ट्र वालों, जज्बाती तकरीरें सुनने के लिए। किसी की मां नहीं जनी मुझे रोकेंगे, ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार रहो। मैं बीजेपी को हराने आया, मैं शिवसेना को रोकने के लिए आया। अब ये बातों के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जब ये सुनोगे तो उनसे एक सवाल करना कि बताओ साहब, आपके घर में जो राजा सिंह बैठा हुआ है, आप उसको हराने के लिए कैंडिडेट तक नहीं डालते और महाराष्ट्र आके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल करो महाराष्ट्र वालों। देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर तुम जुल्म देखते हो और अगर कहीं जुल्म या नाइंसाफी देखते हो, तो तुम में जितनी हैसियत है उस हैसियत से उस जुल्म को रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में पैसे से रोकने की ताकत है तुम में, तो पैसे से रोको। अगर तुम में अगर कुछ बोल के रोकने की अगर हैसियत है तो बोल के रोको। मेरी हैसियत बोल के रोकने की है। आखिरी दर्जा यह है कि तुम ना पैसे से, ना बोलने से, ना किसी से कर सकते हो, तो आखिरी दर्जा यह है कि दिल से बुरा मानो। लेकिन हमारे पास बड़ी अफसोस की बात है, हम जज्बाती तकरीरों में बह जाते और अब ये महाराष्ट्र में जाके बीजेपी को जिताने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग अब देखिएगा, इनके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि गोशा महल जहां पर 80,000
मुसलमान हैं, वहां कैंडिडेट नहीं डालते, लेकिन महाराष्ट्र की ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे जहां पर 40-50 हजार मुसलमान होंगे, वहां आप आएंगे, वहां आप लड़ेंगे, वहां आप जीतेंगे तो नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए एक माहौल बना के देंगे। और वो जो सियासी जमातें हैं, दूसरी सेकुलर पार्टीज हैं, उनको हराने के लिए आप अपना काम वहां पर करेंगे। यह आपकी फितरत है। यही काम आपने महाराष्ट्र में किया था पिछले चुनाव में, यही काम आपने बिहार में भी किया, यही काम आपने उत्तर प्रदेश में भी किया, यही काम आपने कर्नाटक में भी किया, यही काम आपने बंगाल और गुजरात में भी किया। अब वही काम करने के लिए दोबारा महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र वालों, तुमको बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम जब उनके कैंडिडेट्स तुम्हारे पास आएंगे, उनसे 2 सवाल करना। पहला सवाल कि साहब, आप हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर आकर अपना कैंडिडेट डालते हैं, तो हमको जवाब दीजिए कि आप गोशा महल क्यों नहीं लड़ते। दूसरी बात, साहब, आप पूरे हिंदुस्तान में फिर कर आप वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते हैं। बताओ साहब, हैदराबाद के अंदर कितने हजारों करोड़ों की वक्फ की जायदाद लुट गई, आप कभी एहतजाज क्यों नहीं करे? कभी आपकी ज़बान से वक्फ की जायदादों के मुतालिक कभी आप क्यों नहीं बोलते? और जब जायदादें लुट रही थी तो आप खामोश क्यों बैठे थे? आप बताइए। ये सवाल महाराष्ट्र वालों, चुनाव के अंदर, इलेक्शन के अंदर तुम उनसे करना, उनसे पूछना, ताकि तुमको सही अगर जवाब मिले, मुतमईन जवाब मिले, तो अपने वोटों का इस्तेमाल करो। वरना ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताओ जो हकीकी तौर पे बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने वोटों का इस्तेमाल करो।